Good afternoon, class. As we know, we are continuing the Indian Contract at 1872, and today we will discuss about our new topic, void and voidable contract. So, first of all, we will understand what is void contract, and the void contract which is mentioned in Section 2J of Indian Contract Act, which says that the term void means not legally binding or invalid. The Indian Contract Act Section 10 mentions the condition which parties are incompetent to contract, who is not unable to fulfill the condition, the contract will be become void. Like minor or people of unsound mind, the contract become void. And void contract which is mentioned in section 20, 24, 25, 26, 27, 28 and 29, and in brief we will discuss about voidable contract. And the voidable contract are those contracts that can be made void on the will of one of the parties. In this scenario, generally consent is not free. It is obtained under coercion, which is mentioned in section 15, undue influence, which is mentioned in section 16, and fraud also, which is mentioned in section 17, and misrepresentation, which is mentioned in section 18. Here the parties defraud or undue influence has the option to make the contract. Let's we understand the इन हिंदी शून्य और शून्यकर्णी संविदा को आज हम लोग अपने इस नए टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे कि शून्य और शून्यकर्णी संविदा क्या है। शून्य संविदा वह संविदा है जो किसी एक पक्षकार द्वारा संविदा को करने के लिए या संविदा के धारा 10 में दी गई शर्तों को जो फुलफिल नहीं करता है, वो संविदा वॉइड संविदा कहलाता है। न्यायालय को वैध अनुबंध को माने जाने के लिए इसमें धारा 10 की शर्तों को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है कि शामिल जो भी पक्ष संविदा कर रहे हैं उनके भी स्वतंत्र सहमति है कि नहीं है, और अनुबंध करने वाला व्यक्ति सक्षम है कि नहीं है, और उद्देश्य और प्रतिफल वैध होने चाहिए, कानून के तहत उन्हें अयोग्य न घोषित किया गया हो। ये सब चीज़ें जो है संविदा के अंतर्गत आती हैं और उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और शून्यकर्णी संविदा, शून्य संविदा जो 2J में दिया गया है, धारा 20 और धारा 24, 25, 26, 27, 28 और 29 में बताया गया है। शून्यकर्णी संविदा वे संविदा होते हैं या वे अनुबंध होते हैं जिन्हें एक पक्ष की इच्छा पर शून्य बताया जा सकता है। इन परिदृश्यों पर आमतौर पर जो है वो बलपूर्वक सेक्शन 15 में है, अनुचित प्रभाव 16 और धोखाधड़ी 17 में है, और मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में बताया गया है। धोखाधड़ी अनुचित रूप से प्रभावित पक्ष के पास अनुबंध को शून्य बनाने का विकल्प होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं शून्यकर्णी संविदा। शून्यकर्णी अनुबंध वह होता है जिसे कानूनी परिस्थितियों में रद्द या बदला जा सकता है। सभी अनुबंध शून्यकर्णी नहीं होते हैं, इसलिए किसी दायित्व को पूरा करने के लिए अनुबंध को अपास्त करने की एक आम तकनीक इसमें दोष होता है। शून्यकर्णी अनुबंध दो पक्षों के बीच एक औपचारिक समझौते के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें विभिन्न आधारों पर शून्य घोषित किया जाता है। दोनों पक्षों द्वारा किसी महत्वपूर्ण तत्व को खुलासा करने में विफलता, कोई गलती, गलत बयानी या धोखाधड़ी, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, अनुचित प्रभाव और अनुबंध करने में कानूनी अक्षमता, उदाहरण के लिए वो नाबालिग हो, एक या एक से अधिक शब्द जो अनुचित हो, अनुबंध का वायलेशन हो। शून्यकर्णी अनुबंध क्या है? शून्यकर्णी शब्द का अर्थ है शून्यकर्णी होने में सक्षम। शून्यकर्णी अनुबंध को शुरू में वैध और लागू करने योग्य माना जाता है, लेकिन अगर इसमें खामियां पाई जाती हैं तो इसे एक पक्ष द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है। मतलब जो भी टर्म्स हैं, कंडीशन है, उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर इसे अस्वीकार करने का अधिकार रखने वाले पक्ष के बावजूद भी इसे अस्वीकार नहीं करना चुनता है। अधिकांश समय शून्यकर्णी अनुबंध के लिए प्रतिबद्ध होने में केवल एक पक्ष का ही नुकसान होता है, क्योंकि वह दूसरे पक्ष के धोखे या धोखाधड़ी से पहचाने में विफल होता है और उस व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं होती है। सामान्य तौर पर हमारे पास शून्यकर्णी अनुबंध हुआ होता है जब अनुबंध करने वाले पक्षों में से एक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया। अगर यह दूसरे पक्ष की
गतिविधियों, चूक, धोखाधड़ी, गलत बयानबाजी के लिए नहीं होता। पक्ष में अनुबंध को वैध लागू करने योग्य मानते हैं। हालांकि पीड़ित पक्ष अनुबंध को शून्य के आधार पर खोज लेता है, तथ्यों और जानकारी के परिणामस्वरूप खुद को इसके प्रावधानों से बाध्य नहीं मानता है। शून्यकरणीय अनुबंध को स्वीकार करना। भले ही अनुबंध करने वाले पक्षों को ऐसी खामियां दिखें जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे रद्द करने का आदान प्रदान करती है, फिर भी वह अनुबंध की शर्तों को किसी भी तरह से स्वीकार करना चुन सकता है। शून्यकरणीय अनुबंध को अस्वीकार करना। कोई भी व्यक्ति कब अस्वीकार कर सकता है? शून्यकरणीय आधारों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष को इसे अस्वीकार करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, यदि शून्यकरणीय कारण दिखे जा सकते हैं तो वह अनुबंध को अस्वीकार कर सकता है और तर्क दे सकता है कि अनुबंध की शर्तों से बंधा नहीं है। यदि एक पक्ष दावा करता है कि अनुबंध में उल्लिखित शर्तों से बाध्य नहीं है और दूसरा पक्ष अन्यथा दावा करता है, तो अनुबंध को त्यागने से अनुबंध करने वाले पक्षकारों के बीच अनुबंध संबंधी विवाद हो सकता है। यदि पक्ष अनुबंध को स्वीकार करने, शर्तों में संशोधन करने, शांतिपूर्वक रद्द करने के लिए सहमत नहीं हो पाते तो वो खुद को अदालत में जा सकते हैं और इसके लिए इन्फोर्समेंट के लिए वो लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से दोनों पक्षों को शून्य या शून्यकरणीय संविदा के प्रॉज और कॉन्स के थ्रू उनको जस्टिस मिल जाएगा। और कानूनी आधार हैं जिनके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। दोषों के आधार पर अमान्यीकरण अनुबंध। यदि कोई अनुबंध इसके निर्माण के लिए वैधानिक मानकों का पालन नहीं करता तो इसे रद्द किया जा सकता है। प्रस्ताव, स्वीकृति, सोच, विचार, वस्तु, कानूनी हैसियत इनमें कोई भी निर्माण विशेषता दोषपूर्ण है, अनुबंध शून्यकरणीय होगा। उदाहरण के लिए यदि आप किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध करते हैं तो वो मानसिक रूप से बीमार है तो कानूनी क्षमता मानदंड का उल्लंघन कर रहे हैं आप और उसके द्वारा किया गया संविदा शून्य होगा। दोषपूर्ण सहमति के आधार पर निरस्तीकरण। अगर आपने कोई भी अनुबंध जो है निरस्त किया जाता है तो अनुबंध निरस्त करने की सहमति का संकेत मिलता है तो किसी भी पक्ष को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेन देन पूरा करने से पहले पूरी सच्ची जानकारी की है तो वह पक्ष उस पर हस्ताक्षर करता है तो उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो लायबिलिटी नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड होगा। अब करता है तो वैलिड होगा और उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना होगा। शून्यकरणीय संविदा 2I के अनुसार परिभाषित किया गया है। ये तब वैध होते हैं जब एक पक्ष दोनों पक्ष अपने समझौते को शून्य करने का निर्णय ले सकते हैं। शून्यकरणीय अनुबंध जुड़े अधिकांश मामलों में ऐसी परिस्थितियां शामिल होती हैं जिनमें पक्षों को एक ने अपनी सहमति नहीं दी होती है। नतीजतन यदि अनुबंध की शर्तों को स्वीकार करता है तो वैध हो जाता है, उनके बीच अनुबंध शून्य हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो स्वतंत्र सहमति धारा आर्टिकल 19 धारा सेक्शन 19 और 19 है। इस प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी अनुबंध किसी पक्ष की सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई है या उसके विवेक पर निरस्त की जा सकती है। दूसरे पक्ष द्वारा निष्पादन की रोकथाम धारा 53 में बताया गया है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को पारस्परिक वादे के आधार पर अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोकता है तो अनुबंध उस पक्ष की इच्छा पर शून्यकरणीय हो जाता है जिसे अनुबंध को पूरा करने से रोका गया है। निर्धारित समय में कार्य न करना धारा 55। अनुबंध ऐसे होते हैं जिनमें समय का बहुत महत्व होता है, उन्हें उसी समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जब कोई अनुबंध समय पर पूरा नहीं होता है तो पीड़ित पक्ष के पास अनुबंध को अनुमान्य करने के विकल्प होता है। निरसन के परिणाम धारा 64। जब कोई व्यक्ति किसी विवेक पर अनुबंध निरस्तीकरण या उसे रद्द कर देता है तो दूसरा पक्ष सभी संवैधात्मक दायित्वों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अनुबंध रद्द किया है वह पाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। और धारा ये अनुबंध को निरस्त करने के लिए क्या क्या योग बनाती है, जो है ये अनडू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशंस और फ्रॉड, ये जो है संविदा को निरस्त करने के लिए आधार प्रदान करते हैं, जो धारा 15, 16, 17 और 18 में मेंशन है। शून्यकरणीय अनुबंधों के प्रकार है। प्रारंभ में रूप से शून्यकरणीय अनुबंध भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 19 धोखाधड़ी या छल के लिए किए गए समझौते से संबंधित है। यह प्रावधान विशेष रूप से बताता है कि किसी विपक्ष की स्वतंत्र अनुमति सहमति के बिना पक्षों द्वारा किया गया अनुबंध, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, धोखे से प्राप्त सहमति उस पक्ष के विवेक पर
शून्य करनी होता है। उपयुक्त प्रावधान में 2 अपवाद हैं। यदि पक्षकार की सहमति से किसी तथ्य के प्रति मौन रहने या मिथ्या प्रस्तुतिकरण के कारण हुई तो जिसके बारे में धारा 17 के अनुसार धोखाधड़ी की श्रेणी में आने का दावा किया जाता है, पक्षकार के पास सामान्य योजना के अनुसार सत्य जानने के समुचित तरीके हैं तो संविदा शून्यकरणी नहीं कही जाएगी। यदि संबंधित पक्ष द्वारा दी गई सहमति धोखे या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त नहीं की गई थी तो अनुबंध शून्यकरणी नहीं है। धारा 19 के तहत उल्लिखित 3 तत्व फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और कोअर्जन अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है तो अगर है तो शून्यकरणी हो जाएगा, नहीं है तो संविदा वैलिड होगी। कानून द्वारा निरस्त किए जाने के योग्य अनुबंध, जब कोई व्यक्ति किसी विकल्प या किसी अनुबंध को शून्यकरणी बनाता है तो उसे रद्द कर देता है तो अनुबंध का दूसरा पक्ष उसमें निहित किसी भी वादों को पूरा करने के किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाता है, जिसके लिए पूर्व एक वचनदाता यदि कोई पक्ष शून्यकरणी अनुबंध को रद्द करता है और अनुबंध के किसी अन्य पक्ष से कोई लाभ प्राप्त करता है तो उससे उस लाभ को उस व्यक्ति को वापस करना चाहिए। मान लीजिए कोई संविदा होती है और संविदा का एक पक्ष जो है वो वैलिड है और सेकंड पार्ट इनवैलिड है, तो जो वैलिड के ड्यूरिंग उन्होंने उसका प्रॉफिट लिया है वो प्रॉफिट को वो रिटर्न करने के लिए लायबल है। शून्यकरणी अनुबंध के निरसन को उसी तरह से संप्रेषित या नष्ट किया जा सकता है जैसे प्रस्ताव के संचार और निरसन को। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 24 के अनुसार जो है वो शून्यकरणी शून्य संविदा के बारे में बात करता है, जिसमें संविदा के शून्य होने के लिए जो है बताया गया है। और इस प्रावधान के अनुसार यदि पक्षकारों द्वारा कोई समझौता किया जाता है तो समझौते के विचार या उद्देश्य का कोई भाग गैर कानूनी है तो उसे समझौता शून्य माना जाएगा। यदि पक्षकार द्वारा कोई समझौता किया जाता है तो समझौते के लिए विचार या रद्द का कोई भाग कानूनी नहीं तो ऐसा समझौता शून्य हो जाएगा। हालांकि धारणा पृथक्करण के सिद्धांत का व्युत्पन्न रूप है। यदि समझौते के किसी वैध विचार या उद्देश्य को अमान्य भाग से अलग किया जाता है तो ऐसे वैध भाग का निष्पादन प्रवर्तनीय होगा। बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस बनाम कस्टोडियन 1977 के मामले में VI फाइनेंस लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के साथ एक ऐसे समझौते किए जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। न्यायालय के समक्ष प्रश्न उन अनुबंधों की वैधता का था जो पहले ही निष्पादित और न्यायालय किए जा चुके हैं। न्यायालय ने ऐसे समझौते की वैधता को बरकरार रखा और माना कि जहां किसी भी समझौते से उत्पन्न लेन देन और समझौता मान पाया जाता है तो ऐसे लेन देन अवैध होंगे। धारा 25 कहती है कि समझौते को शून्य समझौता माना जाएगा। किसी भी प्रतिफल समझौते को शून्य प्रतिफल की आवश्यकता कुछ मामलों में अपवाद है, वो धारा 25 के तहत इस प्रकार समझा जा सकता है कि जहां वचनदाता और वचनग्रहीता ने अपने समझौते के प्रतिफल को बरकरार रखने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है, ऐसे समझौते के शर्त को लिखित रूप में प्रदान की गई किसी विधिवत मुहर लगे तो कानून के तहत पंजीकृत है तो ऐसे समझौते को शून्य नहीं होंगे। ध्यान रखना उचित है कि ऐसे मामले में प्रतिफल की आवश्यकता के लिए अपवाद के बीच प्रेम और स्नेह से बाहर होगा। अतिरिक्त प्रतिफल के बिना यह समझौता एक वाद और वचनग्रहीता के पूर्व कर्म की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए राजदुखी दबी बनाम भूतनाथ मुखर्जी की बात है। इस शर्त पर अलग रहने के लिए सहमत हुए थे कि पति अपनी पत्नी को मासिक भरण पोषण देगा और यह लिखित रूप से पंजीकृत दस्तावेज था। दस्तावेज में पक्षों के बीच कुछ विवाद और असहमति भी शामिल थी। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि यह समझौता एक शून्य समझौता है क्योंकि पक्षों के बीच कोई प्रेम और स्नेह नहीं था। भारतीय संविदा अधिनियम धारा 26 ये कहती है कि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकने वाला हर समझौता अमान्य होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। ऐसे प्रतिबंध किसी विशेष व्यक्ति या किसी खास वर्ग के व्यक्ति को विवाह करने या किसी खास अवधि के लिए विवाह करने या विवाह करने से रोकता है तो यह प्रावधान एकमात्र अपवाद है। नाबालिग को किसी व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, ऐसे समझौते वैध होंगे क्योंकि बाल विवाह अपने आप में एक अपराध है। मतलब कि किसी को विवाह करने या करने से रोकने के लिए कोई टर्म्स और कंडीशन लगाई जाती है तो वो वॉइड होगी। अगर ये किसी माइनर के द्वारा किया जाता है तो ये वॉइडेबल होगी क्योंकि इस बाल विवाह करना अपने आप में स्वयं में अपराध है।
ध्यान रखना उचित होगा कि केवल पार्टियों के विवाह से रोकने वाले समझौते शून्य होंगे। ऐसे मामले में जहां विवाह में प्रवेश करने पर पार्टियों के कुछ अधिकार समाप्त हो जाते हैं, उन्हें शून्य नहीं माना जाएगा, ना ही माना गया है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 कहती है कि जो कोई व्यक्ति उसकी पसंद का कोई पेशा, व्यापार, ट्रेड या व्यवसाय करने से रोकता है तो शून्य होगा। हालांकि हर मामले पर लागू होने वाला सीधा साधा नियम नहीं है, बल्कि इसमें एक एक्सेप्शन भी है। कोई समझौता पार्टियों द्वारा किया जाता है जिनमें एक दूसरे की व्यवसाय की सद्भावना खरीद रहा हो, तो इसमें एक शर्त हो सकती है कि खरीदार विक्रेता के समान व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा। मतलब कि कोई उससे अगर उसकी गुडविल लेता है और गुडविल लेने के बावजूद भी उसी तरह वो कार्य करता है, तो फिर ये इनवैलिड माना जाएगा। और मधु चंदर बनाम राजकुमार 1874 के मामले में एक इलाके में दो प्रतिद्वंदी दुकानदार शामिल थे। इस मामले में प्रतिवादी ने एक वादी को राशि का भुगतान करने पर सहमत व्यक्त की यदि बाद वाला उसी इलाके में अपनी दुकान नहीं चलाता है, जिस पर वह सहमत हो गए। बाद में प्रतिवादी ने राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया, इसलिए वादी ने उस पर मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने माना कि यह समझौता एक शून्य समझौता था, क्योंकि इसमें व्यापार या व्यवसाय पर रोक लगाने का प्रावधान था। इस प्रकार भारत में किसी भी व्यापार या व्यवसाय का आंशिक रूप से पूरी तरफ से रोकने वाला कोई भी समझौता शून्य होगा। इसमें पार्टी दो शॉपकीपर्स थे जिन्होंने आपस में कांटेक्ट किया कि अगर आप इस सर्टेन एरिया, इस स्पेसिफाइड एरिया, इस गली या इस चौराहे पे आप जो है व्यापार दुकान या व्यापार नहीं करेंगे तो मैं आपको सर्टेन एक अमाउंट दूंगा और आप इसके बदले में ये इस जगह पे व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन बी जो है वो पलट जाता है और ए के द्वारा कहे गए पैसे भी वापस नहीं करता है, तो ए जो है वो कोर्ट जाता है और कोर्ट ये निर्धारित करती है कि किसी भी व्यक्ति को आप जो है व्यापार या व्यवसाय करने से रोक नहीं सकते हैं, और वो संविदा शून्य संविदा हुई। भारतीय संविदा अधिनियम 1832 की धारा 28 कहती है कि ऐसे प्रावधान जो समझौते किसी भी पक्ष को कानूनी उपाय करने या कानूनी कार्रवाई से रोकने से रोकते हैं तो उन्हें शून्य समझौता माना जाएगा। हालांकि कानून द्वारा कुछ अपवाद भी दिए गए हैं जिसमें पक्षों को न्यायालय से जाने से रोका जा सकता है। पहला अपवाद मध्यस्थता खंड वाला समझौता है। दूसरे अपवाद में पहले से उठे हुए प्रश्न शामिल हैं। इस प्रावधान को तीसरा और अंतिम अपवाद बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दिया गया गारंटी समझौता कहा जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 30 में प्रावधान है कि दावे के माध्यम से किए गए समझौते शून्य होंगे। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए यह न्यायिक मामलों के अनुसार कार्लियल बनाम कार्बोलिक स्मॉल कंपनी की जब भी बात होती है तो ये बात करता है कि ये संविदा अधिनियम की ने कहा कि एक दावा अनुबंध वह होता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो दो व्यक्तियों की भविष्य की अनिश्चित घटना के मुद्दे पर विपरीत विचार रखने का दावा करते हैं और सहमत होते हैं। उस घटना के निर्धारण पर निर्भर करते हैं कि कोई व्यक्ति उसे एक राशि या अन्य हिस्सेदारी का भुगतान करेगा या सौंप देगा। अनुबंध करने वाले पक्षों में से किसी का भी उस अनुबंध में राशि या हिस्सेदारी के अलावा कोई अन्य हित नहीं होता। वह जीतेगा या हारेगा, दोनों पक्षों में से किसी के द्वारा इस तरह के अनुबंधों को बनाने के लिए कोई अन्य वास्तविक विचार नहीं है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पक्ष इसके तहत जीत या हार सकता है, चाहे वह घटना के मुद्दे पर निर्भर हो या हार। इसलिए जब तक मुद्दा ज्ञात न हो जाए तब तक अनिश्चित रहेगा। यदि कोई भी पक्ष जीत सकता है लेकिन हार नहीं सकता तो यह एक दाव अनुबंध नहीं है। इस प्रकार एक दाव लगाने वाले अनुबंध की आवश्यक विशेषताएं हैं। घटना की अनिश्चितता, दोनों पक्षों के लिए कुछ हासिल करने की पारस्परिक संभावनाएं हैं, किसी भी पक्ष का कोई नियंत्रण नहीं होना तथा पक्षों को कोई अनहित नहीं होना। दांव लगाने के समझौते। सट्टेबाजी समझौता तब होता है जब पहला पक्ष किसी अनिश्चित घटना के होने पर दूसरे पक्ष को भुगतान करने का वादा करता है, दूसरा पक्ष घटना के होने पर पहले को भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे कि धारा 30 के अंतर्गत बताया गया है और इसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शून्य माना जाता है। सट्टेबाजी समझौते का एक उदाहरण निम्नलिखित है। ए और बी एक दूसरे से सहमत हैं कि यदि गेंद
पॉट से टकराती है तो ए बी को 100 रुपये का भुगतान करेगा। यदि गेंद पॉट से नहीं टकराती है तो बी ए को 100 रुपये का भुगतान करेगा। यह समझौता एक सट्टेबाजी समझौता है, इसलिए शून्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस कॉन्ट्रैक्ट की श्रृंखला में हम अगली टॉपिक के साथ मिलते हैं। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद।